नमस्कार क्लास 12th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार रूप से कर रहे होंगे। तो आपके इसी तैयारी को और मजबूती प्रदान करने के लिए मैं आ चुका हूं केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेके। जो आपको ये दिख रहा होगा ना, ये बिहार बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया केमिस्ट्री का मॉडल सेट है। और आपके जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि मॉडल सेट से 15 से 20 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हूबहू इसी ढंग से आ जाते हैं। तो इसको बढ़िया से प्रैक्टिस हमें करना है। लेकिन मैं आपको यहां पर जो इसका सोल्यूशन दूंगा, मैं यहां पर इसका सोल्यूशन दूंगा बहुत ही डिटेल्ड वे में दूंगा, ताकि आपको समझने में भी कोई दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आंसर बता दिया, बढ़िया से डिटेल्ड वे में आपको यहां पर सारी बातें बताई जाएगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसा ऐसा वीडियो डेली लाते रहते हैं। ये तो ऑब्जेक्टिव का सीरीज है। अभी कुछ दिन पहले नहीं, बस 2 दिन की बात है, मैंने नेम्ड रिएक्शन का वीडियो बनाया। उसमें से निश्चित 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा भाई। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं, इस बात की गारंटी लेता हूं। नहीं आएगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। 7 वर्षों से क्लास 11th और 12th को पढ़ा रहा हूं, तो भरोसा कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि एग्जाम टाइम तक, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा भाई, मैं आपके भले की ही बात करता हूं, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, एग्जाम टाइम तक जो है आपको सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि मैं जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाऊं आप तक तुरंत पहुंचे और आप उसे देखो और अच्छा मार्क्स आप स्कोर करो। मैं तो यही चाहता हूं कि आप जिंदगी में सफल हो और बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करो। इसीलिए मैं आपके भले की बात कर रहा हूं, आपके प्रॉफिटेबल के लिए बात कर रहा हूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियोज़ वॉच करें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस में डालता रहता हूं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में मार्क्स बूस्ट करने के लिए बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो रसायन शास्त्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और इस वीडियो से आपका 15 से 20 नंबर पक्का, ठीक है। हाँ भाई, पक्का सही सुन रहे हो, कान में कुछ हुआ नहीं आपके, एकदम आप सही सुन रहे हो। चलिए, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, आप इसे पढ़ लेना। वही बात है, सारा दिया गया है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है, तो आप पढ़ लेना। मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। देखिए, यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। इसमें 70 क्वेश्चंस होते हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट, आपको सिर्फ और सिर्फ 35 का जवाब देना रहता है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। आइए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है। द नंबर ऑफ मेन क्रिस्टल सिस्टम। देखिए, बच्चा जानता है कि जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं वो 7 ही होते हैं। 7 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, सुंदर और रसगुल्लो वाले बच्चे भाई आइए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। यस, देखिए, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु का समनव्य क्या है, समनव्य होती है, कितनी होती है। तो देखिए, द कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है ऑफ एन एटम इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ज्योमेट्री। बॉडी सेंटर्ड, देखिए फेस सेंटर्ड की बात करता तो वो आपको पता है क्या होगा, 6 हो जाता है। लेकिन ये बॉडी सेंटर्ड की बात कर रहा है, तो बॉडी सेंटर हमारा 8 हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। आइए बात करते हैं तीसरा है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है। द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस इन अ क्यूबिक क्रिस्टल। देखिए, ब्रेविस लैटिस 3 तरह का होता है। वैसे तो 4 तरह का आप बोल सकते हैं, लेकिन 3 तरह का होता है। क्यूब में बात करें, ये जो क्यूब हम बनाते थे, याद है। मैं आराम से करता हूं, क्योंकि मेरे पास पेन टेप नहीं है, तो मुझे बनाने में बहुत दिक्कत होती होगी। देखिए, एक बार क्या होता था कि इसके मतलब फलकों पे, यानी इसके यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे होता था, ये 6 फेसेस पे होते थे। एक क्या होता था, ये एजेज पे होते थे। तो इस हिसाब से, और एक होता था एज पे। तो इस हिसाब से आप बताओ मेरे को कि कितने तरह के होते हैं। देखो, 3 तरह के होते हैं। पहला होता है SCC, सिंपल क्यूबिक। दूसरा होता है FCC, फेस सेंटर्ड। तीसरा क्या होता है भाइयों, बताओ। एक हो गया SCC, FCC, और एक होता है BCC, बॉडी सेंटर। तो कितना तरह का हुआ, 3 तरह का हुआ। एक 4 तरह का भी आ जाता है, जिसको ECC भी बोलते हैं, ECC। लेकिन वो एक जो है अपना फेस सेंटर का ही एक टाइप होता है, ठीक है। तो कितने तरह के हुए नॉर्मली, ये SCC सिंपल क्यूबिक सेल, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ये 3 तरह का होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आप बताओ भाई। 3 हो जाएगा सही। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आई होप आप सही जवाब दे रहे होंगे, और आपको लास्ट में बताना है कि आपको कितना मार्क्स स्कोर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी 3 क्वेश्चन हमने किए हैं। जिन जिन भाइयों को और मेरी बहनों को सही हो रहा होगा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए बात करते हैं आगे, ठीक है।
सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हैविंग आइडेंटिकल एटम। देखिए सिंपल सा बात कह रहा है, सिंपल सा बोल रहा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल में। सीधा बात आप समझिए, ये है ना वो होती है 2n के इक्वल। ठीक है कि 2n क्या होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी जो हमारे चतुष्फलक रिक्तियां जो होती है वो 2n होता है और n की वैल्यू होती है 4, तो 2 इंटू एन की वैल्यू होती है 4, तो कितना हो गया 8। यानी अगर बात करें हम चतुष्फलक रिक्तियों की तो वो 8 होती है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल की बात कर दे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करता तो वहां पर n ही हो जाता, यानी 4 ही होता। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है? हमें तो टेट्राहेड्रल पूछ रहा है। अगर टेट्राहेड्रल वॉइड यानी टीवी पूछेगा, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड पूछेगा तो वो 8 हो जाएगा, यानी 2n होता है 2 इंटू 4, कितना हो गया? 8 हो गया। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? 8 होगा। चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप सही जवाब दे रहे हो, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 8। चलिए आगे चले, आगे चले मेरे प्यारे बच्चों। हाँ सर आगे चलिए, बहुत अच्छा आ रहा, मज़ा आ रहा है। हाँ चलिए मज़ा आ रहा है तो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए 5वां नंबर होगा अपना। हाँ सर 5वां नंबर होगा, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा, यानी अधिकतम होगा? Which of the following has maximum depression in freezing point? बहुत ही सरल क्वेश्चन। अब देखिए ये जो आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ना, ये डिपेंड करता है भाई वेंटो फैक्टर पे। अब देखिए आप यहाँ पर ना 2 रिएक्शन, जैसे ये देखिए यूरिया तो नहीं होगा, पहला नंबर यूरिया को काट लीजिए, क्योंकि ये जो है ना 1 मोल का 1 मोल ही देता है, ग्लूकोज भी ये नहीं टूटता। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि ये आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक है, ये भी आयनिक है। अब ये दोनों टूटेगा, अब कौन कौन कितना आयन बनाएगा? देखिए K2SO4 की मैं किधर लिखूं, यहाँ पर बात करता हूँ। जैसे अगर K2SO4 की बात करें, ये जो है यहाँ पर ये K कितना है? 2 है, ये 2K प्लस में टूटेगा और प्लस में SO4 2 माइनस में टूटेगा। मैं धीरे धीरे लिख रहा हूँ क्योंकि मैं अपने हाथ से लिख रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए बहुत दिक्कत हो रही है। अब बताओ आप मुझे कि SO4 कितना है? SO4 का कितना मोल है? सर SO4 का तो 1 ही मोल है, और ये कितना मोल है? K पॉजिटिव जो बना है वो कितना मोल है? सर ये 2 मोल है, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 हो गया। वेंटो फैक्टर 3 है। अच्छा अब एक बात बताओ मेरे को, अब NaCl देखो, NaCl की बात करें, अगर ये टूटेगा तो Na प्लस और प्लस में Cl माइनस देगा। अब बताओ ये कितना मोल है? सर 1 मोल है। Cl कितना है? सर 1 मोल है, तो 1 + 1 कितना आया? 2 आया। अब बताइए यहाँ पर 3 आया और यहाँ पर 2 आया, किसका ज़्यादा है? यूरिया और ग्लूकोज तो होगा ही नहीं, तो इस सही जवाब कौन होगा? आप मेरे को बताओ। सर सही जवाब तो बच्चा यहाँ से पता कर सकता है कि सही जवाब सर K2SO4 होगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल मिलाकर 3 वैल्यू आ रही है और यहाँ पर 2 ही वैल्यू आ रही है, तो सही जवाब सर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए सर। हाँ सर आगे बढ़िए, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन विलियन के अगुणसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है? अनुसंख्य, सॉरी क्या मैं पढ़ रहा हूँ, अनुसंख्य, वेरी सॉरी, 1 मिनट। हाँ अनुसंख्य, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो गया सॉरी। हाँ अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यहाँ पर जो है कौन एग्जाम्पल है? तो डेंसिटी तो नहीं होता है, घनत्व नहीं होता है, मास नहीं होता है, टेम्परेचर तापमान भी नहीं होता, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक उन्नयन जो है ये सही जवाब हो जाएगा। बहुत इजी तरीके से आप लोग इसका सही जवाब दे रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इसको मुझे बनाना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा स्पेस चाहता हूँ यहाँ तक, ठीक है, अब हो जाना चाहिए। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 18 ग्राम ग्लूकोज किसी विलायक में, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है, किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित हो तो विलयन की मोललता बोल रही है, मोलरता नहीं, मोललता, यानी स्मॉल m पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई? स्मॉल m की वैल्यू पूछ रही है। आराम से इसे सॉल्व हम कर सकते हैं। स्मॉल m बराबर होता है विलय का मोल और डिवाइडेड बाय कितना, मतलब 1 kg में वो कितना विलय का जो है मोल घुला हुआ है। घुला हुआ नहीं, कितना है आप कह सकते हो। यानी अगर हम मोललता को परिभाषित करें तो कैसे कर सकते हैं कि यानी सॉल्यूट के कितने मोल जो है 1 kg में मौजूद है, ठीक है, तो वही होता है हमारा,
ठीक है, 1 kg सॉल्वेंट में। तो अब यहां पर आप देखो मोल कैसे निकालते हैं, मोल निकालते हैं गिवन मास बाय मोलर मास, ऐसे निकालते हैं। हाँ सर, अरे भाई सही से लिखा नहीं रहा है। हाँ, तो गिवन मास कितना है, 18 ग्राम है सर ग्लूकोज का मास, और मोलर मास ग्लूकोज का 180 होता है। आप इसको निकाल के देख लेना, 180 ग्राम आएगा, यानी 180 यूनिट आएगा। तो ये 180 डिवाइडेड बाय नीचे कितना है, सॉल्वेंट कितना है, मास सॉल्वेंट का 100 ग्राम। अब ग्राम में होता है तो ऊपर में भी 1000 से हम जो है गुणा करते हैं। ठीक है, हो गया आसानी से। अब आप देखो ये 1000 से 1000 कट जाएगा तो बचा कितना सर, 18/180। अब इसे आप काटोगे ना तो 0.1 आएगा। कितना आएगा, 0.1 मोलर आएगा। सही जवाब है। ठीक है, 1 मिनट में आपको फिर से और बता देता हूं। देखो क्या था, ध्यान से देखो, हमारा था 18/180 गुणे 1000। 1000 इसलिए था क्योंकि नीचे ग्राम था, तो ग्राम कभी भी आएगा तो ऊपर में हमको 1000 देना पड़ेगा। अब ये से ये कट गया। अब आप बोलो ये 18 को 180 में काटोगे तो कितना आएगा, 0.1 मोल स्मॉल m होगा ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, बताओ भाइयों, बताओ। ऑप्शन हमारा 0.1 ये सही हो जाएगा। ठीक है, यही इंग्लिश वाले बच्चे भी आप समझ लेंगे। यहाँ पर बोला गया था 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट देन द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 फराडे किसके बराबर होता है, यानी 1 फराडे इज इक्वल टू 1 फराडे किसके बराबर होता है। तो बच्चा जानता है कि 96,500 96,500 कूलम के बराबर होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये और आसान सवाल है। देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आया है कि जलीय घोल के एक अणु, यहाँ पर ये आपको दिख रहे हैं, के द्वारा कितने आयन प्राप्त होते हैं, यानी अ नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस बाय 1 मोल ऑफ K4FeCN6 इन एक्वस सोल्यूशन। देखिए आप इसको लोगे और पानी में डायरेक्ट डुबा दोगे, यानी K4, ये देखिए ये जो भी है इसको पानी में डुबाओ। अगर आप इसे पानी में डुबाओगे ना तो ये क्या देगा बताओ। देखो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ K4Fe, ठीक है, और उसके बाद क्या है CN6, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे है CN6। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये K पॉजिटिव जो है ये प्लस वाला, ए भाई क्या में हो रहा है, ये प्लस वाला है और ये पूरा माइनस वाला है। ये K पॉजिटिव जो है ना 4K पॉजिटिव में टूट जाएगा और प्लस में ये पूरा आयन एक अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी FeCN6 जो है ये अलग हो जाएगा। तो अब बताओ ये इस पर माइनस चार्ज, तो ये बताओ ये कितना है सर, ये 4 आयन है। ये कितना है, ये पूरा एक ही आयन है। तो टोटल मिला के 4 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया सर। तो ये आसान सवाल था सर, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाए, कितने आयन मौजूद होंगे सर, 5 आयन मौजूद होंगे, 5 आयन। बहुत आसान है। आगे चलते हैं, बहुत धीरे धीरे हम सरल रूप से आपको बता रहे हैं। आगे देखिए, यानी इफ द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 0.1 CS3 एट 25 डिग्री सेल्सियस इन 80 एंड एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर बताना है आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है। क्या बताना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सिंपल सा सवाल है और ये एक लाइन में मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो 80 यहाँ पर कितना दिया हुआ है 80 और ये कितना है 400, इसको करिए, ये आएगा 1/5। कितना आएगा सर 1/5, इसको आप कट करोगे तो 0.2 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सिंपल, सही जवाब क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा 0.2। चलिए आगे चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन। अब देखिए ये बहुत ही सरल सवाल है। मेरा हाथ दुख गया यार, ऐसे करने में, हाथ से लिखने में होता नहीं है यहाँ पर। अब देखिए इस तरह का वीडियो मैं पहली बार बना रहा हूँ, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है। देखिए बहुत सरल सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये भाई ये क्या हो रहा है, हाँ अब सही है, 1 मिनट, ये रहा। हाँ, कॉपर, जिंक, Ag और Fe मानकों में मानक अवकरण विभव का क्रम क्या है। अच्छा, रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रहा है। देखिए एक बात समझिए कि अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से अगर नीचे आते हैं ना, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या बढ़ता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल Rp बढ़ता है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। कहने का ये मतलब हुआ
कि देखो जितना हम ऊपर से नीचे आएंगे, जितना नीचे जाएंगे ना, रिडक्शन पोटेंशियल उतना बढ़ता जाएगा। जैसे जितना भी तत्व नीचे आता है उसका रिएक्टिविटी सीरीज जितना ज़्यादा नीचे है वो उतना ज़्यादा उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, उसका जो मानक अवकरण होगा वो उतना ज़्यादा अधिक होगा। तो देखो कॉपर, हाँ सर कॉपर तो नीचे आता है, लेकिन कॉपर से भी नीचे Ag आता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ये क्या पूछ रहा है? सबसे अधिक। अब देखो ये Fe तो बहुत ऊपर होता है, जिंक भी बहुत ऊपर होता है, तो ऑप्शन हमारा ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Ag जो है जो सबसे नीचे में, क्या बोला क्रम, जितना नीचे जाएगा उतना उसका जो है उतना ज़्यादा उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो Ag का सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, उसके बाद कॉपर का होगा, उसके बाद किसका होगा, उसके बाद Fe का होगा, तब Zn का होगा। ये होता है हमारा क्रम। आगे चलें। हाँ अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? सेकेंडरी सेल का एग्जांपल पूछ रहा है। तो ये लीड स्टोरेज बैटरी होती है। ये बहुत सिंपल सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ABC तत्वों का मानक अपचयन विभव मान क्रमशः इतना है, प्लस 0.68 वोल्ट, माइनस 2.50 और माइनस 5.0 वोल्ट। तो उसकी अपचयन शक्ति का क्रम क्या है? फिर देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं कैसे होगा। देखिए सिंपल सा सवाल है, जिस पर जितना माइनस होगा ना, हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है अपचयन विभव यानी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो जिस पर जितना ज़्यादा माइनस चार्ज होगा, जिस पे जितना ज़्यादा माइनस, वो उतना ज़्यादा उस पर रिडक्शन पोटेंशियल उसका उतना ज़्यादा होगा। तो अब देखो मान लो, मानना क्या यहां पर दिया गया है, ए का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? प्लस में है 0.68, ठीक है। बी का कितना है? बी का है माइनस में 2.5 वोल्ट, अरे भैया माइनस 2.50, ठीक है। सी कितना है? सी है 0.50 और वो भी माइनस में। तो बताओ सबसे ज़्यादा माइनस किसका है? सर बी के पास सबसे ज़्यादा माइनस है, उसके बाद सी है, तो BCA सही हो जाएगा सर, BCA सही हो जाएगा, BCA ऑप्शन नंबर डी सर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए देखिए, ये वेग स्थिरांक का कुछ बोल रहा है, क्या है? हाँ बोला है किस कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के वेग एवं वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। देखो भाई ये सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि देखिए इंग्लिश में पढ़ते हैं, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट इज सेम फॉर द रिएक्शन ऑफ विच ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर के लिए ऐसा होता है, जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है? सेम होता है। आगे चलते हैं और ये देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया आपके सामने और इसको तोते हम उड़ा देंगे। इस क्वेश्चन की क्या है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई कितनी होती है? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिंपल सा है वो हम लिखेंगे। देखो के के लिए पूछ रहा है, के के लिए पूछ रहा है, तो के की मतलब के के लिए हम क्या लिखते हैं? वो हम लिखते हैं मोल पर लीटर, अरे भाई मोल पर लीटर, और उसके बाद उसके पावर में क्या होता है? 1 माइनस एन और सेकेंड इनवर्स होती है। अब यहाँ n की वैल्यू क्या होगी? ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में n की वैल्यू 1 होती है, तो 1 1 1 1 1 1 1 डालो अब। तो अब देखो k बराबर क्या होगा? मोल, अरे भैया क्या हो रहा है? मोल बाय मोल पर लीटर और 1 माइनस पावर में 1 माइनस एन की वैल्यू कितनी है? 0, तो 0, ये पूरा 0 ही ना हो जाएगा, सॉरी 0 नहीं, एन की वैल्यू 1 है, वेरी सॉरी, एन की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? टोटल 0, तो ये पूरा कैंसिल ही हो जाएगा। तो बचा क्या? सेकेंड इनवर्स। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा जो है सेकेंड इनवर्स सही जवाब हो जाएगा। अब देखो सेकेंड इनवर्स कहाँ पे है? हमारा जो के की वैल्यू हो जाएगी, यानी के की जो हमारी यूनिट है वो क्या बनेगी? सेकेंड इनवर्स बनेगी। अब देखो कहाँ पे है ये? सर सेकेंड इनवर्स तो कहीं नहीं है। अच्छा अब ये क्या हो गया भाई? ये तो नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। सेकेंड देखो टाइम इनवर्स है ना, उसी को हम सेकेंड इनवर्स बोल रहे हैं, तो यही सही जवाब हो जाएगी। 16 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात कर रहे हैं कि अभिक्रिया ए से बी अगर जा रही है तो वेग का निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा होगा? देखो माइनस लगा दो आप, सिंपल सी बात है। अगर ए से, देखो यहाँ पर मैं रेट चुन लेता हूँ, अगर ए से बी रिएक्शन जा रही है,
अब ए अभिकारक है, बी प्रतिफल है, तो हम ये कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे डी कहाँ से? ए से, डिवाइडेड बाय डी टी, और ऐसे लिखते हैं हम लोग ऑर्डर को, रिएक्शन को, और इस पर माइनस लगा देते हैं, काम खत्म हमारा। ठीक है, तो सही जवाब कौन होगा बताओ? देखो यहाँ पर कौन है? माइनस ए डी टी, ये सही जवाब है। ठीक है भाइयों, अरे भाई इस तरह का वीडियो मैंने नहीं बनाया ना मैं, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को, हाथ दुख जाता है मेरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट मैं इसको ना ऊपर रख लेता हूँ ताकि मुझे इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, मुझे दिक्कतें आ रही है। एक मिनट मुझे दीजिएगा ज़रा, एक मिनट भाइयों, एक मिनट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़े आगे? हाँ सर बढ़िए। अब मैं फ़ोन को थोड़ा ऊपर रख लिया हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना आए, कोई टेंशन ना हो। ठीक है, अब 17 नंबर क्वेश्चन पर ये क्या कह रहा है कि, हाँ एक मिनट, हाँ कहाँ गया? ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया के दर को प्रभावित नहीं करता है? देखो कौन प्रभावित नहीं करता है, तो इसका क्या सही जवाब होगा? अच्छा, प्रभावित नहीं, प्रभावित करता है, ये पूछ रहा है कि अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। Which of the following factor affect the rate of a chemical reaction? तो देखो कौन कौन प्रभावित करता है? ताप तो करता ही है, सांद्रण भी करता है, ताप कभी कभी करता है भाई। तो अब क्या करोगे? तीनों सही जवाब तो ये दोनों होना चाहिए था, ए भी यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं है, अगर आप दाब दे ही दिया है तो ये अगर दोनों होगा तो ऑप्शन हमारा डी ही सही होना चाहिए, और कोई उपाय ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंजाइम एक प्रोटीन होता है, बहुत इजी सवाल है। एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है। चलिए आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, इस सब सवाल को तो उड़ा देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव नहीं करता है? देखो अवक्षेप तो करता है, वाष्पीक करता है कि नहीं करता? निम्नलिखित कौन टिंडल प्रभाव करता है? अच्छा करता है, सॉरी यार मैं समझ गया, नहीं करता। करता कौन है? ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता, तो आप बिलियन तो बिल्कुल नहीं करता, वो तो पास हो जाता है। सोल हमारा सही जवाब होगा, सोल सही जवाब होगा, सोल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तेजी से करेंगे, थोड़ा हम बहुत स्लो चल रहे थे। निम्नलिखित दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग? तो पायस, निलंबन, इसमें से सभी या सोल? अरे भाई इमल्सन का एग्जाम्पल है, इमल्सन। पायस हमारा सही जवाब होगा, ये सब पढ़ चुके हैं भाई। चलिए ये देखिए, ये तो और आसान सवाल आ गया कि भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है? what is the approximate heat energy is involved in physical absorption? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये, पहला सवाल का इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ए, 20 से लेकर 40 किलो जूल पर मोल। ठीक है, आगे बात करते हैं कि फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड एक अच्छा क्या है? फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड इज अ गुड व्हाट, मतलब क्या है? देखो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड ना, सीधा समझ लो वो अवशोषक होता है। एक मिनट भाई, सही से लिखा है या नहीं? हाँ, ये अवशोषक होता है। क्या होता है? ये एक अवशोषक होता है। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हेमेटाइट वाला है ना, हेमेटाइट। तो हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? इसको थोड़ा बड़ा कर ले, चलो अब सही रहेगा। ठीक है, हाँ बताइए कि हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कि लाइमस्टोन इज यूज्ड ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट और आर एज, क्या है? किसके रूप में प्रयोग करते हैं बताइए? सही जवाब बताइए बच्चों कमेंट सेक्शन में। सही जवाब होगा फ्लक्स, द्रवक के रूप में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे भागे, हाँ सर आगे भागिए। आगे हम चलेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन 24 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन धातु साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज ऑब्टेन फ्रॉम साइनाइड प्रोसेस? बताइए। ये देखो भाई, साइनाइड प्रोसेस की कभी भी बात होगी तो सिल्वर के बारे में जरूर बात करिएगा। ठीक है, इसका सही जवाब सिल्वर होगा। अब देखिए क्या है नेक्स्ट सवाल हमारा कि गैलेना निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? ये बहुत ही आसान सवाल है। गैलेना डायरेक्ट उड़ाना है आपको, वो हो जाएगा हमारा पीबी। ठीक है, समझ में आया? चलिए, लीड डायरेक्ट इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण के बारे में पूछ रहा है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण
किया जाता है। तो बहुत आसान है, ये फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। ये बहुत बार पढ़ाई हो चुका है। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस यहाँ पर होता है, सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत आसान सवाल देखिए, ये मैं ऑलरेडी बता दिया, बिहार बोर्ड बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके क्या बनाता है। देखिए बोल रहा है क्लोरीन है, कौन सा गैस है, क्लोरीन, और अमोनिया, अमोनिया की अधिकता है तो यहाँ पर 2 होगा मान लो, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और प्लस में हमारा नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है। अब यहाँ पर देखो सही जवाब कौन है, NH4Cl और N2 गैस, NH4Cl और N2 गैस, NH4 अमोनियम क्लोराइड और N2 गैस, H2 नहीं N2 गैस। अब देखिए, अब यहाँ से बहुत आसान सवाल आ गया कि निम्नलिखित में से पी पाई और डी पाई, पी पाई और डी पाई की बात करेंगे तो आपको ऑर्बिट बनाना है। देखिए ये और ये, अरे भाई सही से बना लो ना यार। देखो ये पहला, ठीक है, ये बीच में अगर न्यूक्लियस है, ठीक है, ये बीच में अगर न्यूक्लियस है, ये पहला सेल, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा। अब पहला जो ऑर्बिट है हमारा वो के है, के में हमेशा एस रहता है। ठीक है, 1 मिनट सही से, हाँ नीचे कर लेते हैं इसको। अच्छा ये जो है ये एल है, एल में हमारा sp ऑर्बिटल रहता है दोनों। अच्छा m की बात करें तो m में जो है क्या क्या रहता है, m में जो है sp_d रहता है। अब हमें d, अभी d पाई की बात करते हैं, d बॉन्ड की। अब देखो d पाई बंधन की बात करते हैं, तो d किस में आया बताइए, D आ गया L सेल में, M सेल में, KL M में आया, अब M में D आ गया। अब एक बात बताओ, ये कितना सेल है, 1 2 3 सेल है ना, 3 सेल। तो अब आप देखो यहाँ पर D जो है तीसरा, 3 आया ना, ये 3 ऑर्बिटल, तो तीसरा आप पीरियड की बात करो, तीसरा पीरियड वाला जो है वही एलिमेंट यहाँ पर सही जवाब होगा। तीसरा पीरियड में कौन आता है, अब देखो आप यहाँ से, अब मैं बता रहा हूँ, ये तो N जो है दूसरा में आता है, नाइट्रोजन है ये दूसरा में आता है, ये कार्बन भी दूसरा में आता है, ये सवाल का जवाब नहीं होगा, और ये बोरोन भी नहीं आता है, ये भी गलत जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सल्फर, ये तीसरा पीरियड में आता है और यही हमारा सही होगा। सॉरी ये ऊपर नहीं रे, ऊपर नहीं, ये हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अरे भाई बोलते बोलते तो मेरा हालत खराब हो गया। अब देखिए 29 नंबर की वर्ग 16 के तत्व को क्या कहा जाता है। देखो वर्ग 17 को हेलोजन कहा जाता है, तो हेलोजन तो पूछ नहीं रहा, गलत। संक्रमण को 3 से 12 तक होते हैं, ये तो भी नहीं होगा। अब देखो उत्कृष्ट गैस तो 18 में होता है, तो क्या होगा, चैल्कोजेन ही होगा, यानी चैल्कोजेन ही सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हाँ चलिए नेक्स्ट नंबर जो है हम आपको बता रहे हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले तत्व कौन होते हैं। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी, यानी संक्रमण श्रेणी को हम ट्रांजिशनल सीरीज बोलते हैं, और वो हमारा सही जवाब क्या होगा। देखो अगर प्रथम श्रेणी की हम बात करते हैं ना, तो वो हमारा मैग्नीज होता है, जो कि Mn है, वो प्रथम जो है श्रेणी में, संक्रमण श्रेणी में होता है, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स में ये प्रथम में आता है। तो ये हमारा जो है कहाँ से कहाँ तक शो करता है ये बताओ। ये +2 से, ये हमारा जो है ना +2 ऑक्सीडेशन स्टेज से +7 ऑक्सीडेशन स्टेज तक दिखाता है। ठीक है, चलिए अब देखो, अब यहाँ पर जो है ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है। देखो सीधा बात समझो, लेंथेनियम सीरीज जो होता है वो 4f कहलाता है, और एक्टेनियम सीरीज जो है, अरे भैया सही से लिखा, एक्टेनियम सीरीज जो है वो 5f को कहते हैं। तो हमें लेंथेनियम के बारे में पूछ रहा है, नहीं 4f के बारे में पूछ रहा है, ऊर्जा स्तर के बारे में पूछ रहा है, एनर्जी लेवल 4f के बारे में पूछ रहा है, तो सही जवाब हमारा लेंथेनियम हो जाएगा। अरे यार उजला क्यों चूज कर लिया, ये सही जवाब ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चले। हाँ, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, ये क्रोमियम का पूछ रहा है इसमें। अब देखिए ये तो बहुत आसान सवाल है यार। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है क्रोमियम की। अब आप देखो यहां पर, आप इसको गौर करो, क्या है ये सर, Cr का ही तो पूछ रहा है, और इसमें C2O4 का होल थ्राइस, ये है क्या, ये सर क्या होता है, द्विदंतुक होता है। ये क्या है, द्विदंतुक होता है, बाइडिट्रेट होता है। अब इसमें जो है ना, ये इसके वैल्यू होती है 2। अब ये है कितना सर, ये 3 है × 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकल के आ गया सर, 6 आ गया। तो बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा सर, से डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 33 की बात करते हैं सर। 33 सर हमसे क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन
और क्या है, अनचुंबकीय है, अनचुंबकीय, अनुचुंबकीय, अनचुंबकीय बोल रहा हूं, अनुचुंबकीय। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय। अब अनुचुंबकीय का मतलब होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेटिक। तो देखो भाई, सीधा सिंपल एक ही बात में आपको यहां पर बताना चाहूंगा, इसका सही जवाब हो जाएगा NiCl4, NiCl4 का -2 पावर। ठीक है, आगे बढ़िए। तो स्टूडेंट की निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट्स एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। बताइए, देखिए जितने भी जो हमारे ऐसे एलिमेंट जिनके वेरिएबल वैलेंसी होते हैं, जिनका वैलेंसी वेरिएबल होता है, वही ये व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि वो क्या हो सकता है। देखो, जो ट्रांजिशनल एलिमेंट होंगे वही ना होगा। तो देखो, ये सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ये आपका वेरिएबल वैलेंसी दिखाता है। और वेरिएबल वैलेंसी में जो मिडिल में वैलेंसी होता है ना, वो अगर ये प्रदर्शित करेगा तब वो दोनों गुण शो करने लगता है, एसिडिक और बेसिक दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 35। अब बताना है इसमें से निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है। रंगीन देखो, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रंगीन नहीं होता, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं होता, अमोनिया नहीं होता। अब आप देखो यहाँ पर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है ना, ये देखो सिंपल सी बात है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से जो है, निम्नलिखित में से कौन आयन क्या है, रंगहीन है। निम्नलिखित में से कौन आयन रंगहीन है। आप देखो यहाँ पर ये तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा सही। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब इसका सही जवाब ये ही क्यों होगा। देखो, जिसका d ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा हुआ हो वो हमारा क्या होता है, रंगहीन होता है। जैसे Cu2 प्लस नहीं, Cu प्लस है, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा अर्गन यहाँ तक, उसके बाद 4s1 और 3d10। अब d ऑर्बिटल इसका भरा हुआ है। अब जिसका d ऑर्बिटल भरा हुआ है उसका रंग कैसा होगा, रंगहीन होगा। और हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व नहीं है, ट्रांजिशनल एलिमेंट कौन नहीं है। बताओ, ट्रांजिशनल F तो है, Fe तो है, हाँ Fe है। Sn अभी बात कर रहे हैं Sn की, और क्या Cu भी है, Hg भी है। तो सही जवाब होगा क्या सर, Sn हो जाएगा, ये सही जवाब होगा। क्या कर ले हो, चल Sn सही जवाब होगा। चलो आगे बढ़े। अब देखो, बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन पूछ दिया है कि वर्ग 18 जो भी होते हैं, वर्ग 18 के तत्वों का ब्रह्मतम कक्षा में कक्ष की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट इज क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, देखो वो क्या होता है वो मैं बता दूं आपको। जैसे कोई भी अगर बात करो तो वो होगा जैसे कोई भी 18 में पहला नंबर कौन होते हैं, 18 में होते हैं नोबल गैस, अक्रिय गैस। 18 में क्या होते हैं, अक्रिय गैस। अब कोई भी अक्रिय गैस ले लो, अक्रिय गैस ले लो, हम ले लेते हैं नियॉन। सर नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो इलेक्ट्रॉन 10 का विन्यास निकालना है, तो 1s2 2s2 2p6। अब देखो आ गया ना, अगर 2 को हम n लिख ले तो ns2 और 2p6 होगा ना। तो सही जवाब क्या होगा, अगर 2 को हम माने हैं n तो इसको भी n मानना होगा, तो ns2 np6, ns2 np6। सही जवाब कौन होगा सर, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़े। 19 नंबर क्वेश्चन। भाई मेरा तबीयत खराब है इसलिए मैं आवाज़ धीरे निकाल रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। हीलियम भाई, हीलियम। बढ़ो आगे। हाँ देखिए, अब बात करते हैं कि विच ऑफ द एलिमेंट इज प्यूरिफाइड बाय हुप्स प्रोसेस। भाई एल्युमिनियम, सीधा जवाब इसको देना चाहिए। हुप्स प्रोसेस जहाँ है एल्युमिनियम लगा के आगे बढ़ो। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि निम्नलिखित में कौन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है। देखो विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन है सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। FON कर लो आप, समझ में। ओके चलो अब। और भाई निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं है। देखो अस्तित्व नहीं, XeO4 है, XeF2 है, XeO3 भी है। ये देखो NeF2 नहीं देखा है कभी ऐसा, तो ये नहीं है अस्तित्व में।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो आप देखो होता क्या है ना कि आप बार बार कंपाउंड को देखोगे भी ना, उससे भी पता चल जाता है कि ये एग्जिस्ट करता होगा कि नहीं करता होगा। कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता? हाइड्रोजन बंध बनता है FON, फोन के बीच में। फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में बनता है। तो यहाँ तो बनेगा, ऑक्सीजन है तो बनेगा, फ्लोरीन है तो बनेगा, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन है तो बनेगा। ये देखो क्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके। अब देखिए जटिल यौगिक वाला एक कंपाउंड आ गया है। अब ये क्या कह रहा है? बोल रहा है कि ये जो भी है जटिल यौगिक जो भी है, यानी द नंबर ऑफ इक्वेशन इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स जो भी है, यहाँ पर अगर इसको पानी में डाल देंगे, एक्वस सोल्यूशन जब इसका बनेगा तो क्या होगा बताइए, कितना आयन होगा? ये बोल रहा है ना द नंबर ऑफ इक्वेशन। अच्छा। इसको अगर पानी में डालेंगे ना तो सिंपल सा होगा। देखो यहाँ पर ये क्लोरीन बाहर में दिख रहा है ना, अरे भाई क्या इजी क्वेश्चन है। तो क्लोरीन अगर बाहर में है तो क्या होगा? 2Cl माइनस में कन्वर्ट होगा, और ये पूरा जो आपको दिख रहा है CO NH3 का होल 5 और Cl, ये पूरे पे प्लस चार्ज होगा। तो अब बताओ ये कितना है सर? ये 2 मोल है। ये कितना है सर? 1 मोल है। तो 2 मतलब 1 + 2 कितना हो गया सर? 3 हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन हो जाएगा ए हमारा करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर है। 45 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन आइडोफॉर्म परीक्षण देता है? ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट? वो एल्कोहल होगा, यानी इथानॉल होगा, C2H5OH। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि एल्किल हैलाइड का जलीय KOH द्वारा एल्कोहल में परिणत होना क्या कहलाता है? यानी इंग्लिश में भी इसको हम पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में बोला है कि द कन्वर्जन ऑफ एल्काइल हैलाइड इनटू अल्कोहल बाय द रिएक्शन ऑफ एक्वस KOH इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? देखो एकदम सिंपल सा ये मतलब है ये रिएक्शन। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। देखो अभी पता है आपको RX को ऐसे लिखते हैं, यानी एल्काइल हैलाइड को ऐसे लिखते हैं। अब ये KOH है। अब यहां पर आप जानते हो ये क्या ये OH क्या है? न्यूक्लियोफिल है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये जो है X को हटाएगा। अब ये X जो है इधर चलाएगा। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इसको हटा रहा है। ये क्या कर रहा है? इसको हटा रहा है। तो यहाँ पर ये प्रतिस्थापन हो जाएगा, ठीक है। इसका काम ही है, क्योंकि ये देखो ये जो माइनस है, ये न्यूक्लियोफाइल माइनस है, ये प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा। सिंपल सा जवाब है, ये प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसीलिए ये जो है यहाँ पर इसको हटा के ये इधर चलाएगा, ठीक है। तो ये प्रतिस्थापित कर रहा है एक दूसरे को, तो यहाँ पर हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये SN1 और SN2 रिएक्शन, ये चीज़ पढ़ना था। आई होप आपने हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन पढ़ा होगा, उसमें SN1 एंड SN2 रिएक्शंस पढ़े होंगे। सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। देखो ये कार्बन और ये कार्बन सेकेंडरी पोजीशन, यानी यहां से लगा हुआ है क्या? क्लोरीन लगा हुआ है। अब ये पढ़ लो, ये मेन चेन में कितना कार्बन है? 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट। लेकिन सबसे पहले क्लोरीन आ गया। देखो IUPAC नामाकरण हम बहुत अच्छे से सिखा चुके हैं। अगर वीडियो देखना है तो आप जाके देख सकते हो। अभी 4-5 वीडियो इस चैनल पर डाला हुआ है। ये मेन चैनल नहीं है मेरा, तो आप जाके देख सकते हो। उसमें IUPAC नामाकरण को हम बेहतरीन अंदाज में पढ़ाए हुए हैं। अब देखो 1 2 पे क्लोरो, इसको कोई क्लोरो मत पढ़ना। 2 पे क्लोरो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N, 2 क्लोरोब्यूटेन सही जवाब हो जाएगा। अब देखो कहाँ पे आ रहा है 2 क्लोरोब्यूटेन, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो इसमें से बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विनाइल हैलाइड है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज विनाइल हैलाइड? विनाइल हैलाइड क्या होता है? देखो सीधा बात, एक बात कहता हूं कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, मान लो X, वो कार्बन जो है उसके बगल में अगर डबल बॉन्ड है, अगर सुनो, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, तो वो हमारा विनाइल होगा। अब देखो कहाँ है सर, ये वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके बगल में तो सर सिंगल बॉन्ड है, ये तो नहीं होगा। सर हेलोजन आपको जुड़ा हुआ है कहाँ? सर हेलोजन जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, उसके बगल में डबल बॉन्ड है। हाँ सर यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या यहाँ है? नहीं, हेलोजन यहाँ जुड़ा हुआ है और यहाँ देखो ये वाला कार्बन में डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये तीनों में नहीं होगा। यानी जो है देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये नहीं होगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ वाले कार्बन से लगा हुआ है,
ये भी ये होगा, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड ब्रोमीन यहाँ है और डबल बॉन्ड इसके बगल में लगा हुआ है इस वाले कार्बन से, तो ये सही होगा। और ये भी नहीं है डबल बॉन्ड, देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो विनाइल हैलाइड क्या होता है कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उसके बगल में जो कार्बन है, यानी जो कार्बन हेलोजन से जुड़ा है उसके बगल वाला जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो वो हमारा क्या होगा? वो क्या होगा हमारा? वो होगा हमारा विनाइल हैलाइड। सिंपल। ये सब भाई हेलोएल्केन और हेलोएरिन में पढ़ाया जा चुका है बहुत अच्छे तरीके से। तो बहुत ही निम्नलिखित में कौन जो है निश्चेतक के रूप में काम आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एन एनास्थेटिक। अब देखो इसका सही जवाब क्या होगा? एनास्थेटिक में जो है यूज क्लोरोफॉर्म आता है, CHCl3 इसका रासायनिक सूत्र होता है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं 50 नंबर। देखो क्या है कि C2H5 एवं CH3OCH3 ये क्या है बताइए। देखो अब सुनो, ये दोनों का जो है ना रासायनिक सूत्र C2H5OH ये भी सेम है, CH3OCH3 ये भी सेम है। देख लो आप गिन के देख लो, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, दोनों सेम है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप का अंतर है। इसमें OH फंक्शनल ग्रुप लग रहा है और इसमें R वाला लग रहा है, ठीक है। ये एल्कोक्सी एल्केन वाला है, ठीक है, और ये OH है। तो इसमें किस चीज का अंतर है? रासायनिक सूत्र दोनों का सेम है, अंतर है क्रियाशील समावयवी, यानी क्रियाशील मूलक का अंतर है, उसमें OH और इसमें कुछ और है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये कौन सा समावयवी हो जाएगा? कौन सा आइसोमर होगा? ये होगा फंक्शनल आइसोमर। चलिए आगे बात करते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल को ऑक्सीकरण करके क्या प्राप्त होता है। देखो सीधा बात, जो प्राथमिक अल्कोहल होता है वो CH3CH2OH होता है। इसमें 2 मोल ऑक्सीजन ऐड कर लो तो क्या बनेगा? ये बनेगा CH3CH2 और COOH। डायरेक्ट समझो ना, COOH बने यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। उसको ऑक्सीडाइज कर दो, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब देखो फिर से IUPAC नाम, IUPAC जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। डाई इथाइल ईथर। देखो डाई इथाइल ईथर की बात कर दिया तो ईथर के लिए हम यूज करते हैं सेकेंडरी सफिक्स एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन हम इसके लिए यूज करते हैं और बहुत आसानी रूप से हम इसको कर भी लेते हैं। कैसे? देखो अब मैं बनाता हूँ। बोल रहा है बीच में तो ऑक्सीजन होगा, ये C2H5 इधर और यहाँ पर C2H5 इधर, ठीक है। ये हो गया हमारा डाई इथाइल ईथर, हाँ ये हो गया। अब इसका नाम क्या होगा IUPAC पता है? देखो एल्कोक्सी एल्केन लिखते हैं तो ये देखो इधर गिनो, ये क्या हो गया? इथॉक्सी और ये क्या है? इथेन। इथॉक्सी इथेन इसका सही जवाब होगा। अब देखो इथॉक्सी इथेन कौन है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। चलो आगे बढ़ो। IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है? एसीटोन। देखो जो एसीटोन होता है ना उसको क्या बोलते हैं बताइए? प्रोपेनल बोलते हैं ना? हाँ सर प्रोपेनल बोलते हैं। देखो पहला नंबर एक बात बताऊं, मिथेनॉल नाम का नहीं क्या एसीटोन है ना? उल्टा सीधा पढ़ रहे हो भाई, ओन है ना, ओन है ना, लास्ट में ONE लगा है यानी ये कीटोन की बात कर रहा है। तो कीटोन में जो है ये तो मिथेनॉल फुथेनॉल तो होगा नहीं, इथेनॉल भी नहीं होगा, तो होगा क्या भाई? प्रोपेनॉन होगा। एसीटोन जो है ONE जिसके लास्ट में लगा है वही ना होगा, ये होगा। ये चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, सीधा बात समझ लो। इथेनॉल नाम का कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता हमारे दुनिया में। नेक्स्ट बात करते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? सीधा बात समझो। जो हमारा देखो सुनो बताता हूँ। देखो ये बोल रहा है कि HCOH या HCHO जो भी है को NaOH के साथ रिएक्शन करवाए, NaOH के साथ, उसके बाद उसको हीट कराए तो क्या बनेगा? CH3OH बनेगा। सीधा बात समझो, ठीक है। अब ये क्या है? CH3OH क्या है बताओ? CH3OH क्या है? ये सर मिथाइल अल्कोहल होता है। और देखो मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट, यही सब सही जवाब होगा। मिथाइल अल्कोहल एंड सोडियम फॉर्मेट सही जवाब। 55 देखो, अरे भैया ओले भैया ओले भैया। नेक्स्ट है कि ये अभिक्रिया आपको देखना है। हाँ ये किसका उदाहरण है?
देखो यहाँ पर CN जो है ना, ये यहाँ पर न्यूक्लियोफिल है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। यहाँ पर जो है बोल रहा है ये यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो ये यहाँ पर क्या है, अरे रे रे रे, इंग्लिश में दिखा दे जरा इसे। 55 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, ये सब चीज़ पढ़ाई हो चुका है भाई, इंग्लिश में पढ़ लूँ मैं। ये जो रिएक्शन है, हाँ, इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक जो है, देखो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ठीक है, नाभिक स्नेही योग है, ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, COOH होता है। आगे बहुत तेजी से हम चलेंगे। अब जो है उतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे। वो बोला CH3CN के जल अपघटन में निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। देखो, जब CH3CN को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाटर में दो आयन होता है, एक होता है H+ और एक होता है OH-। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये सीधा बनेगा CH3COOH, एसिटिक एसिड। सीधा समझो। सही जवाब कौन होगा? ये होगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। आगे है अनुसूत्र C3H9N। अरे भैया, C3H9N, C3H9N। देखो ये देखो निम्नलिखित में से इसको व्यक्त किया जाता है, इसमें से ये है कौन? देखो ये होगा तीनों। आप लोग को फंसाने के लिए ये काम किया है, आप इसका स्ट्रक्चर बना भी सकते हो। ठीक है, वैसे इसमें से सभी होगा, मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बना के बताता हूँ। देखो पहले तो एक ऐसा बनेगा, यहाँ पर दो हाइड्रोजन जुड़ गया। अब इसमें हाइड्रोजन जोड़ो, 1 2 3 4, अरे भाई सही से जुड़ जा, 5 6 7। अब गिनो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाइड्रोजन कितना हुआ? 9 हाइड्रोजन हो गया। हाँ सर 9 हाइड्रोजन। कार्बन सर 1 2 3, कार्बन 3 हो गया। हाँ सर कार्बन 3 और नाइट्रोजन 1। तो एक तो ये हो सकता है। अच्छा, इसको कौन अमीन बोलते हैं? देखो जिस कार्बन से ये एमीन जुड़ा हुआ है वो कौन सा डिग्री है? सर 1 ही डिग्री है। ये एमीन से कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? अभी सर 1 ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको 1 डिग्री बोलेंगे, प्राइमरी एमीन बोलेंगे इसे। अब देखो दो तरीके से भी बन सकता है, एक ऐसे नहीं बनेगा, अरे रे रे रे, एक ऐसे बनेगा, एक कार्बन कार्बन ऐसे बनेगा, और एक नाइट्रोजन, और यहाँ पर एक कार्बन, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। अब यहाँ एक कार्बन है तो 3 हाइड्रोजन इधर जुड़ सकता है, और 2 इधर जुड़ सकता है, और 3 इधर जुड़ सकता है। अब हाइड्रोजन गिनो कितना है, 3 2 5, ठीक है, 3 2 5 3 8 और 1 9, 9 हाइड्रोजन हो गया। कार्बन 1 2 3 हो गया, और नाइट्रोजन 1 हो गया। एकदम सही जवाब। ये भी हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं? ये 2 डिग्री है। देखो एक यहाँ से जुड़ा हुआ है और एक कार्बन यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो इसको 2 डिग्री बोलेंगे। तो ये भी पॉसिबल है स्ट्रक्चर, ये संरचना भी पॉसिबल है। अब दूसरा देखो, तीसरा क्या हो सकता है? देखो ये कार्बन और ये एमीन, और ये दोनों तरफ से जोड़ दो कार्बन। ये देखो H3 और ये H3 और ये H3। अब देखो ये तो बहुत आसान है। ये कितना डिग्री हुआ सर? यहाँ पर एमीन जो है कितना से जुड़ा हुआ है कार्बन से? सर 1 2 और 3 कार्बन जुड़ा है, इसको 3 डिग्री बोलेंगे। अच्छा स्ट्रक्चर मिला लो, क्या C3H9N आ रहा है? हाँ सर, 3 हाइड्रोजन, 3 3 6 3 9, 3 हाइड्रोजन हो गया, और कार्बन 1 2 3 हो गया। तो C3H9 और N आ रहा है, यानी ये सभी तरह का एमीन होगा। 1 2 3 तीनों डिग्री होगा। तो यहाँ पर इसमें से सभी जवाब सही हो जाएगा। उफ, जान निकल जाती है इस तरह का वीडियो बनाने में यार, मेरे को बहुत परेशानी हो रही है। एनिलीन की अभिक्रिया क्या है? सघूम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन एलिनिन रिएक्ट विथ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। बताओ क्या होता है? देखो सीधा बात याद कर रखो, एक बात एलिनिन बना लेता हूँ पहले। देखो एलिनिन कैसे बनेगा? ये देखो, ये बेंजीन है, टूर टूर टूर, ये NH2, एमीन घुसा दो, ये एलिनिन है। H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएगा तो सल्फोनिक अम्ल एसिड, मतलब सल्फोनिक एसिड बनता है भाइयों, सल्फोनिक एसिड। अब देखो है कहीं सल्फोनिक एसिड? हाँ ये रहा ऑप्शन। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं 60 नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि प्राइमरी एमीन के क्लोरोफॉर्म तथा एथेनोइक KOH के साथ अभिक्रिया क्या कहलाती है। सीधा बात समझो, देखो मैं बताता हूँ। ये प्राइमरी अमीन कैसे बनता है, CH3 CH2 NH2, ये अभी बताया। अभी प्राइमरी अमीन तो यही होता है, और इसका जो है क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 के साथ रिएक्शन, उसके बाद KOH के साथ रिएक्शन। और आपको याद होना चाहिए, मैं जो है एक रिएक्शन बताया था आपको, शायद याद होगा। कॉल्वे तो ये कभी नहीं होगा, कॉल्वे तो कुछ और है, कॉल्वे में कुछ और है। ये कार्बिल क्या है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, याद आ रहा है? हाँ सर, ये देखिए यहाँ पर ये लिए थे 1 डिग्री एमीन, और उसके बाद क्लोरोफॉर्म और KOH था। ठीक है, हाँ सर, ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्बाइल एमीन रिएक्शन हो जाएगा, ये कार्बाइल एमीन रिएक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। सुक्रोज का जल अपघटन, अरे तोड़ी का, ये तो आसान। सुक्रोज का जल अपघटन, सुक्रोज होता है चीनी, तो कैसे लिखेंगे, C12H22O11। इसको जब करेंगे ना तो C6H12O6, और फिर बनता है C6H12O6। ठीक है, अरे भैया हिल जा रहा है। ये कहलाता क्या है, ये पूछ रहा है ना, यही पूछ रहा है ना, बताइए ये क्या कहलाता है। ये कहलाता है इन्वर्सन, इन्वर्जन कहलाता है। चलिए अब क्या पूछ रहा है, बहुत अच्छा, कि एमिनो अम्ल में पाए जाने वाला क्रियाशील समूह। देखो ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, अरे एमीन में जो है ना NH2 के साथ साथ ना COOH भी पाया जाता है। तो सही जवाब ये भी होगा और ये भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ो। रतौंधी, रतौंधी के बारे में पूछ रहा है कि रतौंधी किसके कमी से होता है, बताओ। अरे भाई रतौंधी क्या कहता है कि कहीं कहीं जाता है, कोई जाता है और कहीं कोई टकरा जाता है किसी, तो क्या कहता है, अरे भाई रतौंधी है, रतौंधी है, मतलब दिखता उगता नहीं है। तो ये किसके कारण होता है, विटामिन ए की जिसके पास कमी होगी वो यहाँ पर ये बीमारी से जूझेगा, रतौंधी। चलो आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन साधारणतया शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते, मतलब शरीर के द्वारा निर्माण नहीं होता है। क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉमनली नॉट प्रोड्यूस बाय आवर बॉडी। मतलब इंजाइम तो बनता है, प्रोटीन भी बनता है, हार्मोन भी बनता है, विटामिन नहीं बनता। विटामिन तो हमें खाना पड़ता है, फल में होता है, खाना में होता है, ठीक है, ये सब चीज़ में, तो हमारे शरीर में नहीं बनता है। विटामिन का कोई लोग गोली भी खाते हैं, अगर शरीर में बनता तो लोग गोली क्यों खाते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन बृहत अणु नहीं है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट क्या है, मार्को क्या है, मैक्रो, मैक्रो है, मैक्रो मॉलिक्यूल। अच्छा कौन जो है मैक्रो नहीं है, अब बताओ, बताओ ये सही जवाब इसका क्या होगा, बताओ। 65 नंबर। देखो स्टार्च तो छोटा होता है ना, स्टार्च भी बड़ा होता है ना। मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मतलब बड़ा, बड़ा कौन नहीं होता है, तो स्टार्च तो बहुत बड़ा होता है ना। डीएनए भी देखो, डीएनए तो आपको पता होगा ऐसे ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, मतलब डीएनए तो नहीं होगा, होगा क्या भाई, यहाँ पे देखो डीएनए तो बड़ा होता है, ये तो नहीं होगा। स्टार्च भी और इंसुलिन, अरे ये होगा, ये होगा प्लामिटेट, सही जवाब है। चलो 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 चलो, कुछ कुछ देखो क्वेश्चंस ऐसा होता है कि जो नहीं पता है ना वो भी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, तो आप अंदाज़ा लगा के बना सकते हो आप, क्योंकि देखो स्टार्च तो होगा नहीं, डीएनए तो होगा नहीं, इंसुलिन तो होगा नहीं, सब बड़े बड़े होते हैं, तो यहाँ पर कौन सा जवाब, प्लामिटेट ही होगा। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आ गया कि पहला औद्योगिक सिंथेसिस रबर मैथिल रबर होता है, ये बच्चा बच्चा जानता है। आगे बढ़िए, इसको इस क्वेश्चन में तो 1 सेकेंड भी बहुत है। चलिए कि क्या है ये, ऑर्लोन इज अ पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑर्लोन जो है किसका पॉलीमर होता है, ऑर्लोन, अब बताइए। तो ऑर्लोन जो है वो होता है हमारा, ये ऑर्लोन जो है एक्रिनो नाइट्राइल का होता है, एक्रिलो नाइट्राइल का होता है, एक्रिलो नाइट्राइल। आगे चलते हैं ना कि प्यूरिन बेस विच इज प्रेजेंट इन आरएनए। चलिए बताइए क्या होगा। चलो ये क्वेश्चन ना आपको मैं देता हूं कमेंट में, यहां पर कमेंट करना इस क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 69 क्वेश्चन आप देखना क्या है, ये देखना, ठीक है। न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में से कौन सा सही कर्म है, बताओ निम्नलिखित में सही कर्म कौन है। ये हो जाएगा भस्म संकरा फॉस्फेट, और बाकी आप मिला लेना, ठीक है, भस्म संकरा और फॉस्फेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन हमारा। अरे भाई मैंने बहुत तेजी ये करने का कोशिश किया लेकिन हुआ नहीं, आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है, बताइए। देखिए वनस्पति है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेलिपरी। देखिए प्लांट में जो है ना सेलुलोज की बात होती है, सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज। जितना भी घास हो गया, घास के अंदर भी सेलुलोज होता है। सही जवाब हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपने ये सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से किया होगा। चलिए आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। आज हमने ये जो है 70 ऑब्जेक्टिव किया है और 70 ऑब्जेक्टिव जो है ये प्योरली सही है। आप इसको मिलाना और इसमें प्रैक्टिस करके जाना। इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे और इस तरह का वीडियो मैं नहीं बनाया था पहले, इसीलिए मुझे बहुत सारी दिक्कतें आ गई इसमें, नहीं तो इतना दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। इसमें टेक्नोलॉजी की कमी है, मेरा मतलब हाथ से लिखना पड़ रहा है तो बहुत सारी प्रॉब्लम है और लगातार बोलना पड़ता है तो मेरी एनर्जी भी पूरी लॉस हो गई, ठीक है। और बैठ के बोलना पड़ता है तो एनर्जी मिल ही नहीं पाता है। चलिए कोई बात नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का हम इंटरेस्टिंग वीडियो और इंपॉर्टेंट वीडियो डेली आप तक पहुंचाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।